Myself, Professor Dr. Deepak Singh, Allied Science Specialist. डिक टेस्ट। डिक टेस्ट क्या है? यह एक स्किन हाइपर सेंसिटिविटी टेस्ट है। पहले इसके बारे में जिक्र कर डिफिनेशन लिखते हैं, फिर वन बाय वन करके हम बात करते हैं, क्योंकि हम स्किन हाइपर सेंसिटिविटी टेस्ट का वीडियो बना रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोग कई वीडियो बना चुके हैं, जिसमें मंटू टेस्ट, लेप्रोमिन टेस्ट, पैच टेस्ट, कैल्सोनीज टेस्ट, ये सब बना चुके हैं। इसी सीरीज में आगे बढ़ रहे हैं कि आखिर ये क्या है। डिक टेस्ट एक तरह का एंटीबॉडी टेस्ट है, जिसको हम स्किन हाइपर सेंसिटिविटी से पता लगाते हैं। तो डिफिनेशन में क्या लिखाएगा? इट इज ए टाइप ऑफ स्किन हाइपर सेंसिटिविटी टेस्ट इन विच द डिटर्मिनेशन ऑफ एंटीबॉडी ऑफ बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन। यानी यह जो है आपको एक एंटीबॉडी का टेस्ट है, जिसमें हम बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस का पता लगाते हैं। तो पहले बात करते हैं कि बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस क्या है। स्ट्रेप्टोकोकस एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, आप नाम सुने होंगे। स्ट्रेप्टोकोकस में कई तरह के ग्रुप के बैक्टीरिया होते हैं। उसमें हम लोग उधर नहीं चल रहे, हम लोग कहेंगे बहुत लंबी कहानी हो जाएगी, बैक्टीरियोलॉजी की बात हो जाती है। उसमें एक तरह का बैक्टीरिया होता है जिसको बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस या स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेन बैक्टीरिया बोलते हैं। यह बैक्टीरिया थ्रोट में इन्फेक्शन करता है और साथ में स्कारलेट फीवर प्रोड्यूस करता है। तो ये जो बैक्टीरिया है बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, यह थ्रोट में इन्फ्लामेशन, सोर थ्रोट, फेरिंजाइटिस, लैरिंजाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, इसके साथ साथ स्कारलेट फीवर ये प्रोड्यूस करता है। अगर ये इन्फेक्शन अगर लंबे समय तक रह जाता है तो इसके एंटीबॉडी के कारण बॉडी में जैसे और जगह दिक्कत हो सकते हैं, जैसे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, रूमेटिक अर्थराइटिस, रूमेटिक हार्ट डिजीज। ये सब तो आगे की कहानी है, लेकिन इनिशियल स्टेज में, प्राइमरी स्टेज में ये जो बैक्टीरिया है, इसके कारण थ्रोट में इन्फेक्शन होते हैं और स्कारलेट फीवर होता है। अगली पॉइंट, यह जो इन्फेक्शन है, यह जो डिजीज है, यह बच्चों में मोस्ट कॉमन होता है। तो यह डिजीज को पता लगाने के लिए, इस डिजीज को पता लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? डिक टेस्ट करते हैं। और एक बात और भी, अगर इसका एंटीबॉडी का अमाउंट अगर बॉडी में बढ़ता है तो यह हमारे बॉडी के कई ऑर्गन को वह डैमेज कर सकता है, इन्फ्लामेशन कर सकता है। इसीलिए हमको इस एंटीबॉडी का पता लगाना जरूरी है। तो इस एंटीबॉडी को पता हम लोग स्किन के द्वारा पता लगाते हैं। स्किन पे हम लोग इस बैक्टीरिया का एंटीजन, आर्टिफिशियल एंटीजन बनाकर और स्किन पे इंजेक्ट करते हैं, और फिर हम लोग वहाँ पर देखते हैं उसमें बॉडी में वह एंटीबॉडी है कि नहीं है। आइए, ये तो था आपका इंट्रोडक्शन, डिफिनेशन। अब बात करते हैं, अगला पार्ट है रिक्वायरमेंट। इसके लिए हमको क्या क्या लेना चाहिए रिक्वायरमेंट में? तो डिक टेस्ट के लिए हम जो रिक्वायरमेंट लेते हैं, सबसे नंबर 1 पे लेते हैं डिक रिएजेंट। डिक रिएजेंट। नंबर 2, 26 नंबर या 26 गॉज निडल कंटेनिंग सिरिंज। और 3rd नंबर में क्या चाहिए? नॉर्मल सेलाइन। और इतना के बाद हम लोग यह जांच करते हैं रिक्वायरमेंट। नॉर्मल सेलाइन क्यों लेते हैं? जो एक तो डिक रिएजेंट लेते हैं एक हैंड में इंसर्ट करने के लिए, और नॉर्मल सेलाइन इंसर्ट करते हैं दूसरे हैंड में। सिर्फ हम लोग निडल और या सिंपल केमिकल के रिएक्शन को जानने के लिए करते हैं। ऐसे नॉर्मल सेलाइन का यूज कम ही कर सकते हैं। तो अब हम लोग चलो रिक्वायरमेंट में 3 चीज ले लिए। अब हम लोग आते हैं प्रोसीजर पे।
कि डिक टेस्ट कैसे किया जाता है। तो प्रोसीजर में क्या करना होगा, इसमें अब जिस तरह से बोल रहे हैं उस तरह से आपको एग्जामिनेशन में इसी ढंग से आपको लिखना है। अब क्या करते हैं प्रोसीजर में कि पेशेंट का जो हैंड है इसमें हम लोग क्या सिलेक्ट करते हैं, हैंड में फोर हैंड का जो फ्लेक्सर पार्ट होता है स्किन, इस पार्ट को हम लोग सेलेक्ट करते हैं। करते क्या है इसमें हम लोग, सबसे पहले क्या लिखेगा, 0.1 ml डिक रिएजेंट 0.1 ml डिक रिएजेंट टेक इन सिरिंज में क्या करते हैं हम लोग 0.1 ml हम लोग डिक रिएजेंट ले लेते हैं। अगर नंबर 2 क्या करते हैं, वह रिएजेंट को हम लोग इंट्राडर्मली इंजेक्ट कर देते हैं। आगे लिखेंगे कि द डिक रिएजेंट इंजेक्ट इन इंट्राडर्मली ऑफ फोर आर्म स्किन के इंट्राडर्मल में उसको हम लोग इंजेक्ट कर देते हैं। इंट्राडर्मल इंजेक्ट करने के लिए क्या करते हैं कि निडल और आपका स्किन के बीच का एंगल 30 डिग्री होना चाहिए, और इसको हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग इंजेक्ट कर देते हैं। ये आपका हो गया निडल, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे आपका सिरिंज हो गया है ना। और इस तरह से क्या करते हैं, जब इंजेक्ट कर देते हैं हम लोग, अब क्या होगा, यहाँ से हम लोग इसको हटा लेते हैं। जिस समय इंजेक्ट करते हैं ना उस समय ये जो रिएजेंट है आपका स्किन थोड़ा ओवरलैप होना चाहिए। जो ना ये जो वहाँ पर क्या होता है ना कि जहाँ पर इंजेक्शन देते हैं उस समय जो देते समय थोड़ा स्किन एलिवेट हो जाती है ना, थोड़ा क्या होता है, एलिवेट हो जाता है। अब क्या करते हैं, यहाँ पर जहाँ इंजेक्शन दिए हैं उस साइड पे हम लोग क्या करते हैं, 4 सेंटीमीटर डायमीटर का हम लोग क्या करते हैं, एक वहाँ पर राउंड हम लोग मार्क बना देते हैं, क्योंकि उसी साइड पे हमको क्या करना है, रिएक्शन देखना है। दूसरी तरफ दूसरे हैंड में सेम उतना ही नॉर्मल सलाइन 0.1 ml नॉर्मल सलाइन दूसरे हैंड में हम लोग पुश कर देते हैं। इसलिए थोड़ा सा रिएक्शन जानने के लिए, ऐसा तो नहीं कि सिंपल केमिकल का भी रिएक्शन हो रहा है बॉडी में, तो हम लोग क्या करते हैं 0.1 ml दूसरे हैंड में भी हम लोग पुश कर देते हैं। चलिए अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ तक समझ में आपको आ गया होगा, एक बार रिपीट कर देते हैं। 0.1 ml डिक रिएजेंट ले लेते हैं और उसको हम लोग इंट्राडर्मली इंजेक्ट कर देते हैं। इंजेक्ट होते समय जो स्किन है थोड़ा एलिवेट हो जाना चाहिए। उसके बाद वहाँ पे 4 सेंटीमीटर के एरिया में उसको हम लोग एक मार्क कर देते हैं। अगला पॉइंट होता है 5 to 10 मिनट वेट करते हैं। कुछ लोग 5 मिनट वेट करते हैं, कुछ लोग 10 मिनट वेट करते हैं। 5 to 10 मिनट क्या करते हैं, वेट करते हैं, और 10 मिनट के बाद 10 मिनट के अंदर में कोई भी वहाँ पर एप्लीकेशन नहीं करना है, और इचिंग होता है तो छोड़ देंगे। 10 मिनट के बाद हम क्या देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे एरिथ्मा का क्या होगा। तो अब सुन लेते हैं, यहाँ पे देखिए होता क्या है। हम खोज कैसे कर रहे हैं कि आपके बॉडी में एंटीबॉडी बना है कि नहीं बना है। हमको खोज करना है एंटीबॉडी। दे क्या रहे हैं इसमें, इंजेक्ट क्या किए हैं, एंटीजन। एंटीबॉडी का खोज करना है, इंजेक्ट करें एंटीजन। आपको मालूम है सेम एंटीजन सेम एंटीबॉडी आर रिएक्टेड। अगर दोनों सेम रहेगा तो क्या होगा, रिएक्शन होगा। रिएक्शन होगा तो क्या होगा, यहाँ पे इस एरिया में एरिथ्मा डेवलप कर जाएंगे। सेम एंटीजन, अगर आप एंटीजन डाले हो और एंटीबॉडी और बॉडी में एंटीबॉडी होगा तो जहाँ रिएक्शन होगा वहाँ पर क्या हो जाएगा ना कि रेड कलर के वहाँ पे अपीयरेंस हो जाएंगे। यहाँ रेड अपीयरेंस हो जाते हैं। तो अगर इसी को खोज करना, हमको एरिथ्मा देखना है, और एरिथ्मा अगर आ गया तो डिक टेस्ट पॉजिटिव, नहीं आया डिक टेस्ट निगेटिव। तो एरिथ्मा क्या चीज को इंडिकेट करता है, मतलब रेडनेस, स्वेलिंग, इचिंग, क्या इंडिकेट करता है कि यहाँ पर रिएक्शन हुआ है। किसका रिएक्शन हुआ है, एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन हुआ है। क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ बॉडी में एंटीबॉडी है। तो इसका मतलब कि आपका एरिथ्मा क्या चीज को इंडिकेट करता है कि आपके बॉडी में इस बैक्टीरिया का एंटीबॉडी बना हुआ है, और यह एंटीबॉडी के कारण आपको रिएक्शन हुआ। तो ये हम लोग खोज कर लेते हैं इसको। अब जो बात करते हैं इसमें लोग देखते क्या है, तो डिक रिएजेंट में क्या है कि हम लोग एरिथ्मा को देखते हैं। अगर एरिथ्मा का साइज को हम लोग क्या करते हैं, स्केल से मेजरमेंट करते हैं।
अगर एरिथमा का साइज अगर 10 mm से बिलो मैंने बिलो 10 mm होगा, 10 mm से छोटा होगा तो क्या बोलेंगे उसको, निगेटिव। और अगर 10 mm से लेकर के और अगर 13 mm तक होगा तो बोलेंगे पॉजिटिव 1+। अगर वह 14 mm से लेकर के और अगर 17 mm होगा तो बोलेंगे पॉजिटिव 2+। 18 से लेके 21 mm होगा तो बोलेंगे पॉजिटिव 3+। और मोर देन 21 mm क्या बोलेंगे, पॉजिटिव 4+। क्या है ना कि आप जो देख रहे हैं ना, ये जो डिक रिएजेंट है, डिक टेस्ट जो होता है, इसमें हम लोग डिक टेस्ट में क्या देखे हैं, एंटीबॉडी के अमाउंट को देखते हैं। एंटीबॉडी का अगर अमाउंट बॉडी में अगर बहुत कम होगा तो उतना रिएक्शन नहीं शो करेगा। ऐसे तो एंटीबॉडी कुछ ना कुछ मिलवे करते हैं, लेकिन इतना कम होगा जिसके जो हम वहाँ पर आपको पता नहीं चलेगा। क्योंकि एक बात याद रखिएगा, एंटीबॉडी का अमाउंट यह डिनोट करता है कि आपके बॉडी में एंटीजन कितने हैं। जो एंटीबॉडी होता है या एंटीबॉडी का अमाउंट एंटीजन को डिटेक्ट करता है, याद रखना इस चीज को। तो वही बताया कि आपका एंटीबॉडी का जितना ज्यादा अमाउंट होगा उतना ज्यादा वहां पर एरिथमा होगा, वहां पर उतना ज्यादा रिएक्शन डेवलप करेगा। तो ये हुआ कहाँ पे देखेंगे, जिस हैंड मतलब कि मान ली हम सेलेक्ट करेंगे कि लेफ्ट हैंड में हम टेस्ट लगाए हैं, लेकिन इसका जो कंट्रोल जो होता है दूसरे हैंड में, जो हम बोले थे कि नॉर्मल सलाइन क्या करते हैं कि दूसरे हैंड में पुश करते हैं। क्यों दूसरे हैंड में इंजेक्ट करते हैं, सिर्फ उसको कंट्रोल करने के देखने के लिए, नॉर्मल सलाइन का या नीडल का रिएक्शन देखने के लिए उसको हम लोग राइट हैंड में फोरआर्म में स्कीम में देते हैं। तो वहां पे नॉर्मल में जो राइट हैंड में जो नॉर्मल सलाइन पुश किया है वहां पे किसी भी तरह का एरिथमा नहीं होना चाहिए। अगर आ गया ना तब तो यहाँ पर थोड़ा डाउटफुल पॉजिटिव बोलते हैं। जो डाउटफुल पॉजिटिव का मतलब, इसका मतलब मे भी पेशेंट को वहाँ पर एलर्जी के कारण प्रॉब्लम आ रहा है। तो इसलिए क्या होता है ना, कंट्रोल लगाने से वो बेनिफिट यह होता है कि वहाँ पर आपको डाउट नहीं रहेगा। क्योंकि ऐसा ना हो पेशेंट को सिंपल पानी से एलर्जी हो, नॉर्मल सलाइन से एलर्जी हो और नीडल से एलर्जी हो। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि कंट्रोल लगा करके दूसरे हैंड में देख लेने से कंफर्म हो जाता है कि यह पेशेंट डिक टेस्ट ही है और पेशेंट इसी चीज से सफर है। चलिए तो हम लोग क्या कर देखें, एक बार रिपीट कर देते हैं। डिक टेस्ट का पहला तो इंट्रोडक्शन लिखना आपको है कि यह एक एंटीबॉडी का टेस्ट है यह, जिसमें हम लोग बीटा हेमोलाइटिक स्टेप्टोस पता लगाते हैं और यह एक स्किन हाइपर सेंसिटिविटी का टेस्ट है। नंबर 2 में आप ए में समझ गए, ए में लिखे स्कारलेट फीवर, थ्रोट इन्फेक्शन, सोर थ्रोट, ये सब लिख देंगे। नंबर 3 में रिक्वायरमेंट लिखेंगे वहाँ पर कि डिक टेस्ट के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए। और अब उसका नंबर 4 में क्या करना हमको है, रिक्वायरमेंट के बाद कैसे उसको हम करते हैं बता दिए। 0.1 ml डिक रिएजेंट को इंजेक्ट करेंगे और इंजेक्ट करने के बाद वहाँ पर हम लोग राउंड घेर देते हैं, वहाँ पर मार्क कर देते हैं, 5 से 10 मिनट वेट करते हैं। उसके बाद वहाँ पर हम लोग चेक करेंगे कि वहाँ एरिथमा हुआ है कि नहीं, और एरिथमा जैसा होगा उसके अनुसार वहाँ पर हम लोग रिपोर्ट करते हैं। ये था आपका डिक टेस्ट। इसको आप वीडियो को पॉज करके आप नोट बना लीजिएगा। एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन 5 नंबर में आता है। बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।